नमस्कार दोस्तों, परमाच केसर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे सभी प्रश्नों को टैग वर्ड के आधार पे सॉल्व करने का तरीका और साथ में बता दें कि आप लोग किस प्रकार से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से। तो आज की क्लास देखना न भूलें क्योंकि आज की क्लास सबसे बेहतरीन है और लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग सीटेट में अच्छे स्कूल लाना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और साथ में आप लोगों के लिए बता दें कि 15 प्रश्न रखे गए जिसमें से टारगेट आप लोगों का 13 प्रश्नों का होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे। तो बता दें कि टैग वर्ड भी रखे गए हैं जो कि आपके 1 से लेकर 4 तक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम की तरह ही रखे जाएंगे। इसके बाद 5 से लेकर 15 तक के प्रश्न यहाँ पे टैग वर्ड दिए जाएंगे, उसके आधार पे आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यदि एक बच्चा यह प्रश्न करता है, याद रखिएगा एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, प्रश्न करता है, सभी जीवों में क्या है, सभी जीवों को नींद आती है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। सबसे पहले 4 प्रश्न आप लोग ऐसे ही करिए जिस तरीके से एग्जाम में करते हैं, फिर इसके बाद टैग वर्ड के आधार पे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उसे उत्तर बता देंगे। देखिए अगर आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों को यहाँ पे सामूहिक गतिविधियां कराना होगा, केवल एक ही। यहाँ पे देखिए उसे कर रहे हैं तो केवल एक बच्चे पे बल दे रहे हैं, तो ये आधार पे आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि उसे कहेंगे कि वह प्रश्न नहीं पूछे, तो नहीं पूछेगा तो उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी, इस आधार पे उसे तुरंत शांत करना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि अन्य बच्चों को भी इसमें यहाँ पे चर्चा में शामिल कर, यानी सामूहिक गतिविधियां कर रहा है, सामूहिक गतिविधियां कर रहा है। इस आधार पे तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। और उसे किताब में ढूंढने के लिए कहेंगे तो बालक स्वयं से ही ढूंढ लेगा, तो आपसे पूछेगा नहीं। राइट आंसर आपका तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले व्याख्या क्या है। इस प्रकार की जो जिज्ञासा होती है इंक्लूडिव बेसिक लर्निंग होती है, इसका हिस्सा होती है जब शिक्षक को या फिर शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है तो बच्चों के भीतर की खोज, अन्वेषण और वैज्ञानिक सोच विकसित हो जाती है। आगे बढ़ रहे हैं पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ईवीएस जो शिक्षण है इसमें पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान, जो पियर नॉलेज है, मतलब पहले जो आप बालक सीखा या फिर जो कुछ जानता है, का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो पहला कह रहा है कि बच्चों को गलतफहमियां दूर करने के लिए करना चाहिए, गलत फहमियां दूर करने के लिए, ये तो पॉजिटिव है। दूसरा करा कि बच्चों को रटाने के लिए, रटाना एक नेगेटिव वर्ड है, इस आधार पे ये गलत है। तीसरा करा पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हल करने के लिए, पाठ्य पुस्तक के आप गलत करें, प्रश्न सॉल्व करने का बता रहे हैं यहाँ पे, जबकि उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ने की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। बच्चों को चुप रखने के लिए कहेंगे तो माहौल यहाँ पे शांत हो जाएगा और बालक की जिज्ञासा जो है शांत नहीं होगी, इस आधार पर पॉजिटिव वर्ड पहला है, इस आधार पे हमारा राइट आंसर पहला सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है, बच्चों की गलत फहमियों को दूर करने की होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान जो होता है ये आधारित अधिगम बच्चों की गलत धारणाओं को सामने लाने और उन्हें स्पष्ट करने के अवसर देता है। ये जो होता है आपकी कॉन्ट्रिक्शन जो होता है, मतलब कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत बालक की जो तर्क शक्ति है वो विकसित होती है, यानी नींव मजबूत होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका तीसरा हमारा करा कि ईवीएस की कक्षा में सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला करा छात्रों को डरा कर पढ़ाना, डराना है आपका एक निगेटिव वर्ड है, इतना याद रखिएगा, काट दीजिए। दूसरा करा कि केवल लिखित प्रश्न परीक्षा देना, केवल शब्द भी आपका निगेटिव है, इसे काट दीजिएगा आप लोग। तीसरा करा बच्चों के समग्र विकास का मूल्यांकन, समग्र का मतलब है सभी के पहलुओं को एक साथ लेके चलना, राइट आंसर आपका पॉजिटिव होगा। यही उन्हें रोज होमवर्क दें, होमवर्क तो देना सही है, लेकिन यहाँ पे रोज की बात कर रहा है, आपके रोज देंगे लेकिन आपके जो पाठ्य पुस्तक उसके आधार पर, लेकिन यहाँ समग्र दिया है, सभी को समाहित कर लिया है, तो आधार पे राइट आंसर आपका तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे चौथा प्रश्न जो है, अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न से आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे व्याख्या है। यहाँ पे बताया गया है सीसीई के अंतर्गत बच्चों की प्रक्रिया को निरंतर और समग्र रूप में जांचा जाता है, जिसे व्यवहार, भागीदारी और यहाँ पे भागीदारी और यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आदि सबको शामिल करना चाहिए। आगे बढ़ रहे यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथे के बाद पांचवा से आप लोगों को टैग वर्ड मिलना आसानी से हो जाएगा और प्रश्न सॉल्व करने का तरीका भी आप लोगों को वहां से पता चलने लगेगा। चौथा कह रहा है कि बच्चों के बीज बोने, पानी देने, अनुकूलन रखने देखने को कहा जाता है। ये कौन सी पद्धति है, तो ये अनुकरण पद्धति होती है। अब अनुकरण पद्धति जो होती है, सॉरी यहाँ पे निरीक्षण पद्धति होती है, ये इसमें क्या करेगा बालक, ये
ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? पहला करा कि मौखिक शिक्षण, मौखिक शिक्षण की बात कर रहा है जो कि आपके यहाँ पे बोलने से संबंधित है। करा पुस्तक के अंदर, तो पुस्तक से नहीं, यहाँ पे बीज बोने, पानी देने, अंकुरित देखने को कहने की बात है, तो करके सीखेगा बालक। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। निगरानी गलत होगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका जाएगा तीसरा ऑप्शन के साथ जाएगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डूइंग इज लर्निंग की बात कर रहा है, तो इसमें बच्चों को खुद काम करके अनुभव कराना चाहिए, जिसे यहाँ पे ईवीएस से अधिक प्रभावशाली पद्धति मानी जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अब अपने यहाँ पे टैग वर्ड के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका अगर जानना हो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लैंगिक संवेदनशीलता की बात किया है। अब इसमें से आप लोगों को ढूंढना है कि कौन सा लैंगिक यहाँ पे आपकी संवेदनशीलता आती है, किस ऑप्शन में। प्रश्न आपका बनता है कि एक छात्र कहता है लड़कियां पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, शिक्षक को उत्तर क्या देना चाहिए, या फिर शिक्षक का उत्तर क्या होना चाहिए? पहला करा कि हाँ यह सच है, जो कि आपका गलत है। दूसरा करा है चुप रहो, ये भी आपका गलत है। लड़कियां भी पेड़ पर चढ़ सकती हैं जैसे कुछ वनवासी समुदाय होते हैं, एकदम सही है। यानी सब लोग एक कार्य कर सकते हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो लड़की करे और लड़कियां ना करे, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो लड़कियां करें और लड़के ना कर पाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या में बताया गया है कि ईवीएस शिक्षण में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना अनिवार्य है, शिक्षक को रूढ़ियों को तोड़ने वाला व्यवहार अपनाना चाहिए, यानी सबको समान रूप से लेके चलना चाहिए। अगर हम बात करें छठे पे, तो यहाँ पे देखिए टैग में आपको क्या खोजना है, यहाँ पे इस ऑप्शन में खोजना है सीखने के लिए मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन। अब प्रश्न आपका बनता है कि ईवीएस में मूल्यांकन का उपयोग किस उद्देश्य में किया जाना चाहिए? तो पहला करा कि बच्चों को फेल करने के लिए, गलत है आपका। दूसरा करा बच्चों की कमियां उजागर करने के लिए, बच्चों की कमियां उजागर करने की बात कर रहा है यहाँ पे, जबकि सीखने के लिए मूल्यांकन होना चाहिए, जबकि ये गलत है। यहाँ पे करा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया समझाने में सुधार करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए, एकदम सही है आपका। राइट आंसर यहाँ पे आएगा, सीखने के लिए होना चाहिए, तो सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे टैग में यहाँ पे सीखने के लिए मूल्यांकन है और सीखने की प्रक्रिया को समझने में सुधार के लिए होनी चाहिए, सिर्फ अंक देना नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, या फिर समझाने का प्रयास आप लोगों का ये हमारी तरफ से है कि आप लोग प्रश्न में ये ढूंढेंगे क्या आपको ऑप्शन में देखना है और प्रश्न के माध्यम से वो सही होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक सिखाने के मापन की जगह सुधारने के लिए मूल्यांकन करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सातवें प्रश्न की, सातवें प्रश्न में आपको क्या खोजना है, संरचनावाद खोजना है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे कहा कि संरचनावाद दृष्टिकोण में ईवीएस की कक्षा में किस प्रकार संचालित होती है। पहला करा है कि केवल शिक्षक केवल व्याख्या देता है, केवल शब्द दिया है, तुरंत काटिए, नेगेटिव वर्ड है। दूसरा करा है कि यहाँ पे विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय श्रोता होता है, यानी हर तरीके से वो अपने आप को रखता है। और तीसरा करा है कि विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पे ज्ञान का निर्माण करते हैं। संरचनावाद में होता है कि नया निर्माण करना, संरचना का ही मतलब ही होता है कि एक नया चीज लाना। और यहाँ पे देखिए चौथा करा केवल दिया है अभ्यास कराने के लिए, गलत है, आपका राइट आंसर जाएगा तीसरा एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है संरचनावाद में अधिगम एक रचनात्मक प्रक्रिया है जहां विद्यार्थी अपने परिवेश से जुड़े अनुभवों के जरिए नई समझ को बनाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आठवें प्रश्न की, आठवां प्रश्न करा है कि ईवीएस, देखिए इसमें क्या खोजना है, स्थानीयकरण खोजना है, इतना याद रखेगा। ईवीएस पढ़ाते समय स्थानीय संदर्भों को शामिल करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कुछ टैग वर्ड जो है आपके प्रश्न में ही रहेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक का बोझ कम करने के लिए, देखिए पाठ्य पुस्तक का बोझ कम करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थानीयकरण की बात किया है, समय बचाने के लिए नहीं होना चाहिए, बच्चों की समझ उसके वातावरण से जुड़ने के लिए होना चाहिए। स्थानीयकरण में आपका वातावरण आ जाएगा, स्थान में सभी समुदाय आ जाएंगे, राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे आपका तीसरा। अगर आगे बढ़े इसकी व्याख्या के अंतर्गत, तो व्याख्या के अंतर्गत देखिए क्या कहा है कि स्थानीयकरण में बच्चे पाठ में दिए गए विचारों और अपने अनुभवों से जोड़कर बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका नौवां है। नौवां ये हमारा कह रहा है कि टैग वर्ड के अंतर्गत आपको वर्क ग्रुप खोजना है, आप ये कह सकते हैं ग्रुप वर्क खोजना है, यानी सामूहिक कार्य, जिसके अंतर्गत सभी को शामिल करके एक साथ कार्य कराने की बात कर रही है। तो यहाँ पे कह रहा है ईवीएस की कक्षा में समूह कार्य का उद्देश्य क्या है? समूह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को व्यस्त रखना नहीं। दूसरा करा यहाँ पे उत्तर की नकल कराना, रटना नहीं। करे सहभागिता और सहकार की भावना विकसित करना, एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर यहाँ पे चौथे की बात करें शिक्षक को आराम देना, ये भी आपका
गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि समूह कार्य करने से सामाजिक कौशल विकसित होती है, टीम की भावना सीखने के लिए 21वीं सदी के लिए मुख्य कौशल में से एक है। यानी ग्रुपिंग यहाँ पे वर्किंग करने के लिए बात कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, अगर चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए जल्दी से। यहाँ पे टैग वर्ड में खोजना आपकी प्रक्रिया कौशल यानी प्रोसेस, इसकी खोजना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस में प्रक्रिया कौशल से क्या तात्पर्य है। प्रक्रिया कौशल का मतलब होता है आप लोग किस प्रकार से आप लोग देखते हैं और सुनते हैं और प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा में यहाँ पे प्रक्रिया की योजना बनाना, योजना नहीं होगा, गलत है। दूसरा कह रहा है कि प्रश्न पूछना, लोग अवलोकन करना, रिकॉर्ड करना। राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, जितने भी लोगों का दूसरा एकदम सही। ये पाठ्य पुस्तक पढ़ाना नहीं होगा, रटाना आपका नेगेटिव वर्ड है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो व्याख्या में बताया गया है यहाँ पे कि प्रक्रिया कौशल का अर्थ होता है विज्ञान पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं को समझने के लिए आवश्यक कौशल, जैसे अवलोकन, मापन, पूर्वानुमान आदि का यहाँ पे अवलोकन करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे 11वें प्रश्न की तो 11वां कह रहा है आपको अंतर विषयिक दृष्टिकोण को खोजना है। आपको याद रखिएगा प्रश्न पूछा है कि यदि शिक्षक जल संरक्षण पाठ पढ़ाते समय उसमें कविता, चित्रकला, गणना संबंधित योजना जोड़ते हैं तो यह किस पद्धति का उदाहरण है। तो पहला कराएंगे अनुभवात्मक अध्ययन, दूसरा कराएंगे खेल आधारित अधिगम, तीसरा कराएंगे अंतरराष्ट्रीय अंतर विषयिक दृष्टिकोण और चौथा कराएंगे कि पारंपरिक शिक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा। देखिए आपको अंतर विषयिक खोजना है क्योंकि उसमें क्या है कि अंतर यहाँ पे जो होता है बालक के दृष्टिकोण क्या है, उसकी भावना क्या है, उसकी समझ क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो इसमें बताया गया है कि अंतर विषयिक दृष्टिकोण में ईवीएस को अन्य विषयों के साथ गणित, कला, भाषा जोड़ने का अर्थ होता है बच्चों के समग्र समझ विकसित कर रहा है, यानी पूर्व ज्ञान को जोड़कर पढ़ाने की बात कर रहा है। अगर इस क्लास को बेहतर तरीके से और भी सीखना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वैकल्पिक धारणाएं खोजना है इस प्रश्न में। करा कि ईवीएस कक्षा में यदि एक बच्चा कहता है कि सूरज रात में सो जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा कि उस पर हंसना चाहिए, गलत है। कभी भी आप हास्यास्पद कार्य नहीं करेंगे। तुरंत गलत कह देंगे, ये भी गलत है। तुरंत नहीं कहेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तीसरा करा बच्चों से पूछना कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं और तार्किक व्याख्या करना। देखिए राइट आंसर आपका जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। या फिर बादल में छिप जाता है, विषय बदल देना चाहिए, गलत है। विषय बदलना नहीं चाहिए, उसे बालों को समझाना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है और कैसा आपने किस इसके बारे में विचार किया कैसे। अगर हम बात करें यहाँ पे व्याख्या के बच्चों के वैकल्पिक धारणा को समझकर उन्हें वैज्ञानिक तर्कों द्वारा सुधारा जाना चाहिए। संरचनावादी पद्धति में विशेषता इसकी यही होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे 13वें प्रश्न की तो 13 का कह रहा है कि आपका पर्यावरणीय जागरूकता खोजना है कि किस प्रकार से उसे जागरूक करना है, ये आपको खोजना है इस प्रश्न में। तो प्रश्न में इसके पहले प्रश्न पढ़ेंगे फिर टैग वर्ड का प्रयोग करेंगे। ईवीएस में बच्चों को यह बताया जाता है कि वनों की कटाई से जल चक्र प्रभावित होता है, यह किसका उदाहरण है। तो इसमें यहाँ पे पर्यावरणीय जागरूकता के कारण आपको खोजना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अवधारणात्मक अधिगम, गलत है। पर्यावरण जागरूकता यानी इसके विषय में आपको जानना चाहिए। और यहाँ पर जिज्ञासा अर्थक नहीं होगा, अधिगम मूल्यांकन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ईवीएस का मुख्य उद्देश्य होता है जागरूकता जीवन भर काम यहाँ पे कराए काम आती है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की जो कि आपकी है 14वां प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। इसमें खोजना है अनुभवात्मक अधिगम यानी अनुभव के आधार पे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि बच्चों के पास जल स्रोत की सैर कराई जाती है तो जल गुणवत्ता पर चर्चा होती है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है। तो पहला करा कि मौखिक शिक्षण, दूसरा रटंत अधिगम, तीसरा करा कि अनुभवात्मक अधिगम और चौथा करा है कि चित्र आधारित अधिगम। तो राइट आंसर यहाँ पे 14वें का क्या होगा। अगर यहाँ पे देखिए अनुभवात्मक है तो राइट आंसर जाएगा अनुभव आधारित अधिगम होगा। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे तीसरा, एकदम करेक्ट। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। जब बच्चे सीधे अनुभव के जरिए सीखते हैं तो भ्रमण अवलोकन आदि से दीर्घकालीन व्यवहारिक अधिगम होता है, यानी लंबे समय तक उसका अधिगम चलता रहता है। अगर बात करें 15वें प्रश्न की तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। इसमें खोजना है बाल केंद्रित दृष्टिकोण, इसका आंसर आप लोग देंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। करा कि ईवीएस की प्रभावी कक्षा में यहाँ पे शिक्षक को क्या प्रमुख कार्य करना चाहिए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विषय को पढ़कर सुनाना, बच्चों को अधिक बोलना, बच्चों की सोच और खोज मार्गदर्शन देना और करा के केवल यहाँ पे पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 82 99 52 49 41। इस पे मैसेज करके आप अपने डाउट को पूरा यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते यही करेंगे कि आप लोग टैग वर्ड के आधार पर प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका जान जाएं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से स्कोर कर सकें सीटेट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।